नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी थी वो बढ़ के कितनी हो गई हैं, 18,799 हो गई हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल आरपीएफ को टारगेट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, हालांकि रेलवे को नीड तो लोको पायलट की कम से कम 50,000 थी, लेकिन इन्होंने क्या है कि बहुत लेट सुना है और मेन कारण रहा है कि ट्रेन दुर्घटना रहा है। तो इन्होंने क्या है कि 5,000 से सीधी 18,000 वैकेंसी कर दी है। लेकिन कायदे में जो टेक्नीशियन की एएलपी की वैकेंसी होनी चाहिए थी वो 50,000 होनी चाहिए थी और टेक्नीशियन की वैकेंसी कम से कम 50-55,000 होनी चाहिए थी। तो दोनों मिला के 60-70,000 वैकेंसी के आसपास होनी चाहिए थी। तो कहना ये है, चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से निरंतर करते रहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने 5,000 वैकेंसी समझकर फॉर्म नहीं भरा था और आज वो रो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मत करना। आपने फॉर्म फिल किया है, बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी आरपीएफ की और टेक्नीशियन की उम्मीद करते हैं और ऐसी आशा करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो ट्विटर कैंपेन भी करेंगे और पक्का हम वैकेंसी को बढ़वा कर रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ये आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। देखिए गाइस, ये जो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस हैं ये चांदी के यौगिक है। तो चांदी के यौगिक से बार बार आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों का आंसर करेक्ट गया है तब तो अच्छी बात है। अगर आंसर करेक्ट नहीं गया है तो थोड़ा आप देखेंगे मैं किस प्रकार से समझाता हूं। चांदी के यौगिक, चांदी के यौगिक, तो चांदी के यौगिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चांदी के यौगिक, एक होता है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड, इसे बोलते हैं Ag2S, और एक होता है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, इसे बोलते हैं Agi, और एक होता है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं हम AgBr, और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोलते हैं हम AgNO3। मेरी बात को पूरी गौर से समझना। ये हमारे पास सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। देखो, चांदी पर जो जंग लगती है ना, चांदी पर जंग आपसे पूछा जाता है, चांदी पर जंग का लगना। चांदी पर जो जंग लगती है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण लगती है। जैसे हमारी लोहे पर जंग लगती है तो क्या है, हम क्या करते हैं, जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कि लोहे का गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो वैसे क्या होता है, चांदी पर जो जंग लगती है वो किसकी लगती है भाई? सिल्वर सल्फाइड की लगती है। और Ag आयोडाइड का प्रयोग जो हम करते हैं ये कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं भाई? कृत्रिम वर्षा के रूप में। जैसे कहीं फिल्म की शूटिंग होती है तो वर्षा की नीड होती है वहां पे, तो सिल्वर आयोडाइड का हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। अगर हम AgBr की बात करें तो इसका हम प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं भाई? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में हम इसका प्रयोग करते हैं, और फोटोग्राफी में हम दो चीज़ों का और प्रयोग करते हैं। एक आपने सुना होगा, नाम सुना होगा हाइपो, इसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, और एक आपने सुना होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या नाम सुना होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लूनार कास्टिक। AgNO3 को बोलते हैं लूनार कास्टिक। इसको हम रंगीन बोतलों में रखते हैं। आपने देखा होगा वोट डालने जाते हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं मतदान स्याही में। किसमें भाई? मतदान स्याही में, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान रखेंगे दर्पण पोलिस में, दर्पण पोलिस में। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मतदान स्याही में, दर्पण पोलिस में AgNO3 का प्रयोग करते हैं। और लूनार कास्टिक इसको हम बोलते हैं, और इसी को क्या है, गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। और AgBr यानी कि क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं हम फोटोग्राफी में, और फोटोग्राफी में हाइपो का भी प्रयोग करते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जो क्वेश्चंस थे ये सिल्वर के जो यौगिक थे उनसे बन रहे थे। तो इसमें पूछा फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई की प्रतिबिंब होनी चाहिए? कितनी लंबाई की प्रतिबिंब, इसे आप काट देंगे, यहाँ पे कितनी लंबाई की प्रतिबिंब नहीं, ये कह रहा है कितनी लंबाई का क्या है, दर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए। भाई आप समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, उसमें आप अपनी फोटो देखना चाह रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि अगर हमें अपनी पूरी फोटो देखनी है पूरी शरीर की, तो जो दर्पण होना चाहिए वो कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 मीटर का है और वो अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो आप क्या करिए, आधे मीटर का एक अपना समतल दर्पण ले आइए। तो क्या होना चाहिए, ये होना ये चाहिए कि व्यक्ति की आधा ऊंचाई का, व्यक्ति की आधा ऊंचाई का, या व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का 4 गुना नहीं। देखो ये हमारे पास समतल दर्पण है, मान लो ये समतल दर्पण है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमसे ये कहती है, क्या कहती है कि अगर मान लीजिए वस्तु मान लीजिए x मीटर दूरी पर है, x मीटर दूरी पर कहां रखी है भाई, वस्तु बनी है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा भाई, x मीटर दूरी पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में अगर दर्पण से x मीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ कैसा बनेगा, x मीटर दूर ही बनेगा। और इसके प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी इसका प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे प्रतिबिंब होते हैं। कैसे होते हैं भाई आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे प्रतिबिंब होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी किसी दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज हमारी आंख की रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तो बनता है लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ब्रेन उसको सीधा कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप समतल दर्पण लेकर आना चाहते हैं, समतल दर्पण, और किसी 4 मीटर वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हो, तो 2 मीटर ऊंचाई का आप समतल दर्पण ले आइए। और दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि उसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। और उसका जो प्रतिबिंब बनता है किसका, समतल दर्पण में किसी वस्तु का, अगर वस्तु दर्पण से x मीटर दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी x मीटर दूरी पर बनता है। यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन होता यह है कि अगर हम समतल दर्पण की तरफ कोई वस्तु x की स्पीड जाती है तो हमें क्या है, 2 गुना स्पीड से प्रतीत उसका प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। दूसरे का क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। आप लोग देखेंगे और लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन लोगों का ये आंसर सही गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको पढ़िए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई कीड़ा बैठ गया है तो बोर्ड क्या है, चल जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर मुझे देंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, नाभिक का निर्माण किसके संयोग से बनता है? नाभिक का निर्माण ध्यान रखेंगे, नाभिक समझ रहे हो, न्यूक्लियस, सबसे प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाभिक बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। तो ये हमारे पास मान लीजिए परमाणु है, और ये परमाणु के साथ साथ मान लीजिए ये नाभिक है, और इस नाभिक में मान लीजिए क्या है भाई, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे परमाणु, क्या है भाई, ये परमाणु, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारा नाभिक। और नाभिक की खोज किसने करी थी भाई, रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। परमाणु की खोज किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने। किसने करी थी भाई, जॉन डाल्टन ने करी थी। तो जॉन डाल्टन ने किसने करी थी भाई, जॉन डाल्टन ने करी थी परमाणु की खोज, जॉन डाल्टन ने करी थी, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। आप ध्यान रखेंगे परमाणु की त्रिज्या, ये पूछ लेता है कभी कभी, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है ये होती है 1 एंगस्ट्रॉम, जो बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के। कभी कभी पूछ लेता है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। इसी को हम बोल देते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻15 मीटर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर
निगेटिव चार्ज होता है। और कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस के होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, परंतु इनकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव नेचर का। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं उदासीन। बात ध्यान रखेंगे इतनी। तो आपसे पूछा है नाभिक का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गलत जवाब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सही जवाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इसको पढ़िए और समझिए। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत धावेश है 432 कूलाम, 0.3 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम। यानी कि आप लोग एक समझ लीजिए, एक तरह से समझ लीजिए, आपको सीधा सीधा दे रखा है बी का मान दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और आपको डब्ल्यू का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 36 जूल, 36 जूल। और विद्युत आवेश कि दो बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश और Q का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो B बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो आप लोग Q का मान निकालोगे यहां से, तो Q बराबर हो जाएगा W/B। और W का मान कितना है 36 जूल, और B का मान कितना है 12, और 12 तिया कितने हो जाएंगे 36, 12 तिया 36, 3 बार चला जाएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि 3 कूलाम क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कूलाम क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, जल्दी से 2 सेकंड में पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। सफेद सोना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, सफेद सोना, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है हमसे, सवाल पढ़िए। सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से हम किसे जाना जाता है, जूट को, आयरन पाइराइट को, कपास को, कोयला को। जल्दी से बताइए किसे कहते हैं हम, जल्दी बताइए एकदम कमेंट बॉक्स में, आ गया होगा आप लोगों का आंसर। तो ध्यान रखेंगे, आपसे कभी पूछ लेता है झूठा सोना, आपसे कभी पूछ लेता है झूठा सोना, झूठा सोना, और आपसे पूछ लेता है कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना पूछ लेता है। कृत्रिम सोना हम किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे सफेद सोना किसे कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं। पूछ लेता है काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहते हैं। पूछ लेता है सोने का रेशा किसे कहते हैं, सोने का रेशा किसे कहते हैं, सोने का रेशा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। झूठा सोना कहते हैं हम किसको कहते हैं, आयरन पाइराइट को। किसको कहते हैं भाई, आयरन पाइराइट को, आयरन पाइराइट को, पाइराइट, आयरन पाइराइट। कृत्रिम सोना जो बनता है कॉपर और एल्युमिनियम के मिश्रण के, इसी को हम बोल देते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोल देते हैं भाई, रोल्ड गोल्ड। जो आप 20 रुपए की चेन ला के पहन लेते हो गले में, तो उसे हम बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। तो वो किसका बना होता है, कृत्रिम सोना, दिखावे का सोना जो होता है झूठा सोना। वो झूठा सोना तो आयरन पाइराइट को बोलते हैं, लेकिन जो कृत्रिम सोना होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। अगर सफेद सोने की बात करें तो कपास बोलते हैं। सफेद सोना किसको बोलते हैं भाई, कपास। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, भारत में होता है। अगर भारत में, विश्व में, भारत में बात करें तो गुजरात में, गुजरात या राजस्थान दोनों में से एक है, लेकिन विश्व में भारत में होता है। अगर काला सोना बोले हम तो किसको बोलते हैं भाई, कोयला को बोलते हैं हम, काला सोना बोलते हैं। अगर सोने का रेशा बोले, सोने का रेशा बोलते हैं, जूट को क्या बोलते हैं, सोने का रेशा। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, झूठा सोना आयरन पाइराइट, कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम, सफेद सोना कपास, काला सोना कोयला, और सोने का रेशा जूट को बोलते हैं। तो सफेद सोना हम किसे बोलेंगे, कपास। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी। काफी लोगों का ये सही आंसर गया होगा, काफी लोगों का ये सही आंसर गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो अगर आपकी क्वालिटी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही है तो आप प्लीज अपनी सेटिंग में जाकर चेंज करें, क्योंकि इधर से वीडियो की जो क्वालिटी है फुल एचडी में जाती है। कहां जाती है, फुल एचडी में जाती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, भाई ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है, आप लोग बताएंगे। जो ध्वनि का तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है, आप लोग बता के चलेंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर।
आयाम पर। तो ध्वनि का तारतम्य जो निर्भर करता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है भाई? आवृत्ति पर। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी लड़की की आवाज होती है पतली और किसी पुरुष की आवाज होती है मोटी, उसका कारण यही होता है कि जो महिलाओं की आवाज पतली होती है उनकी क्या है, आवृत्ति अधिक होती है, और जब आवृत्ति अधिक होती है तो उनकी आवाज, उनका जो तारतम्य क्या होता है, अधिक होता है, और जब तारतम्य अधिक होता है तो उनकी आवाज क्या होती है, कम गूंजती है, और कम गूंजती है तो मच्छरों की और महिलाओं की आवाज जो कैसी होती है, पतली होती है, बिनर 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 करती हैं। तो तीखी और पतली आवाज महिला और मच्छरों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका तारतम्य कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है तो आवृत्ति भी अधिक होती है। और पुरुषों की जो आवाज होती है या पुरुषों की जो ध्वनि होती है उसका तारतम्य कैसा होता है, कम होता है, और तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो उनकी जो ध्वनि होती है पुरुषों की, उनकी आवृत्ति कैसी होती है, कम होती है, और इसीलिए क्या है, आवृत्ति कम होने के कारण ज्यादा गूंजती है, और ज्यादा गूंजती है तो हमें क्या है, मनुष्यों की या शोर शराबे की आवाज मोटी सुनाई देती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ध्वनि का तारतम्य है, क्या है भाई, जो ध्वनि का तारतम्य है, ध्वनि का जो तारतम्य है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति का। ध्यान रखेंगे, अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है तो उसका तारतम्य भी कैसा हो जाएगा, तारतम्य भी ज्यादा हो जाएगा, तारतम्य भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आवाज कैसे होगी, कम गूंजेगी, और कम गूंजेगी तो कैसी आवाज होगी, तीखी आवाज होगी, तीखी बोले तो पतली होगी। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो आवृत्ति कम, तारतम्य कम, ज्यादा गूंजेगी, आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो ध्वनि का तारतम्य है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.5, 1.4, 4/3 या 3/4। इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो प्लीज ध्यान से देखना, मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है भाई, प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे लिखते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल आप लोगों से पूछता है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का, देखो हवा बोल देगा ये निर्वात, और निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो कि आप लोगों को दी हुई भी है। और जब दी हुई है तो आपको केवल क्या करना है भाई, और किसी माध्यम में यानी कि कांच में आपको क्या है, प्रकाश की चाल दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हवा या निर्वात में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किसी माध्यम में कितनी दे रखी है भाई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक, भाई माध्यम क्या है हमारे पास, कांच ही तो है, तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है, तो आप निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे भाई, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ऊपर लगाओगे आप, क्या लगाओगे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, माध्यम में कितनी दे रखी है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। और जब दे रखी है तो आप क्या करोगे, इसे काट दोगे, और काटने के बाद क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और जब 3/2 को हम कट करेंगे तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 5। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि वायु यानी कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003 होता है। अगर पूछ लेगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, ध्यान रखेंगे 1 होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, निर्वात का होता है। पूछ लेगा आपसे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, या हम कह सकते हैं 4/3 कह सकते हैं। पूछ लेता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का होता है 1.5। देखो कांच का अपवर्तनांक आया भी है, अभी कांच का अपवर्तनांक आया भी है, 1.5 निकल गए, तो इसमें कांच का अपवर्तनांक पूछा था, आप ध्यान रखेंगे कितना आएगा, 1.5। आप लोगों से पूछ
लेता है कि भाई तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो तेल का अपवर्तनांक 1.44 लगाओगे या 1.5 लगाओगे या 1.47 लगाओगे। पूछ लेता है हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है या 4/3 होता है। 4/3 को भाग करोगे तो 1.33 आएगा। पूछ लेता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तेल का अपवर्तनांक क्या होता है, थोड़ा सा कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए कहीं किताबों में लिखा होता है 1.44 और कहीं किताबों में लिखा होता है 1.47। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जल्दी से 3 सेकंड में आंसर देने, फटाफट 3 सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर पढ़ना है और एकदम टिक मारना है केवल, क्योंकि इसी तरीके की स्पीड रखनी है आप लोगों की। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? फिटकरी का, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का या धावन सोडा का? मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देता हूं, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या धावन सोडा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को जल को उबालकर गर्म कर दो, यानी कि जल को उबाल दो, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्थायी कठोरता की, तो स्थायी कठोरता हम 4-5 विधियां हैं स्थायी कठोरता को दूर करने की। तो ध्यान रखेंगे स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां क्या है भाई, विधियां। तो विधियां ध्यान रखेंगे, एक सबसे पहले ध्यान रखोगे परम्यूटेड विधि। क्या है भाई, परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि। दूसरी ध्यान रखोगे क्लार्क विधि। क्या है भाई, क्लार्क विधि, तो क्लार्क विधि ध्यान रखोगे। एक तीसरी ध्यान रखोगे जियोलाइट। क्या है भाई, जियोलाइट। और एक चौथी है आसवन विधि, चौथी है हमारी आसवन विधि, आसवन विधि। आप इन 4 विधियों का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, जल की कठोरता को दूर कर सकते हो। परम्यूटेड विधि में क्या करते हैं, परम्यूटेड विधि में करते हैं हम जल में क्या करते हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट मिला देते हैं। क्या करते हैं भाई, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिला देते हैं। और क्लार्क विधि में क्या करते हैं, जल में बुझा चूना, क्या मिलाते हैं भाई, बुझा चूना मिला देते हैं। तो बुझा चूना हम किस में मिलाएंगे, क्लार्क विधि में। और जियोलाइट में मिलाते हैं धावन सोडा, जिसे बोलते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हम मिलाते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, उस विधि को हम बोलते हैं जियोलाइट विधि। और ये आसवन विधि, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया था? फिटकरी का नहीं किया था, ब्लीचिंग पाउडर का नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। कौन सी विधि हो जाएगी, ये हो जाएगी जियोलाइट। क्या हो जाएगी भाई, जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि। ध्यान रखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, इसका आंसर बताएंगे। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त के थक्के की अगर आपसे बात की जाए कभी भी, तो 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन सहायक है। नंबर 1 तो सहायक है विटामिन के, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंबर दूसरा होता है फाइब्रोनोजन। क्या है भाई, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। एक तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है एक प्रकार का। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखोगे, रक्त का थक्का पता लगाने के लिए ये बात ध्यान रखोगे, सोडियम का एक समस्थानिक है Na24, सोडियम का एक समस्थानिक है Na24, स्टार लगा के लिख लेना। Na24 सोडियम का एकमात्र समस्थानिक, जिसका प्रयोग हम करते हैं कि किस व्यक्ति में रक्त थक्का कितनी देरी से जमता है और किस व्यक्ति में रक्त थक्का कितनी जल्दी जमता है। तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, फाइब्रोनोजन प्रोटीन सहायक है और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायक है। आप ध्यान रखेंगे विटामिन सी, ये विटामिन
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सी बीमारी फैलती है? क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक, क्या स्कॉर्बी रोग फैलता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी आप लोग बताएंगे, विटामिन ई टैकोफेरॉल, ये रासायनिक इसके नाम है। और आप लोग समझ पाए होंगे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। ये बात ध्यान रखेंगे, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा के लिख लेंगे इंपॉर्टेंट, इस तरीके से लिख लेंगे अपनी कॉपी में नोट करके। क्या है कि सोडियम का एकमात्र समस्थानिक Na24 जिसका हम प्रयोग करते हैं कि रक्त का थक्का जमाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? एक मैदान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हैं कि एक घर में देखो घरेलू जो वायरिंग होती है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, घरेलू वायरिंग या कहते हैं वायरिंग की जाती है घरों में, तो वो किस क्रम में की जाती है? समांतर में, यानी कि पैरेलल क्रम में की जाती है, पैरेलल में। इसका फायदा ये होता है कि अगर घर में 10 उपकरण चल रहे हैं और एक उपकरण अगर खराब हो जाता है तो बाकी के उपकरण चलते रहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा B बराबर आई आर। ये किसका नियम है भाई? भाई ये नियम है ओम का नियम है। किसका नियम है भाई? ये है हमारा ओम का नियम। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन के आर। अगर हम B को हम कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें भाई? इसको हम कांस्टेंट मान लें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई समानुपाती हो जाएगा B अपॉन के, क्या हो जाएगा भाई? ये ऐसे कह दो, आई समानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन आर के। आप लोग समझते रहना। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें करंट कैसी होगी? कम होगी। अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें करंट कम होगी। मेरी बात को गौर से समझना और बेहतरीन तरीके से समझना। सबसे पहले आप ये समझना कि हमारी घरों में जो वायरिंग होती है, जो हम घर में अपनी लाइट फिटिंग करते हैं, वो समांतर क्रम में करते हैं। अपने घरों का कनेक्शन जो करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर एक उपकरण फूक रहा होता है तो सारे उपकरण नहीं फूकते हैं, केवल वही फूकता है और बाकी के जू के तू चलते रहते हैं। ये बात समझ में आई। और समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज कैसा रहता है भाई? समान रहता है। और श्रेणी क्रम में क्या होती है? करंट समान होती है। इतनी बात समझो आप। पहली बात तो हमने क्या देखा भाई, ओम का नियम हमसे ये कहता है कि B बराबर क्या होता है? आई आर होता है। B बराबर क्या होता है? आई आर। आप क्या कर रहे हो ना, तो बल्ब भाई एक मकान में क्या कर लिया आपने? 2 बल्ब ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मकान में आपने 2 बल्ब लगे हैं और 2 बल्ब लगे हैं तो आप तो बल्ब तो चेंज नहीं कर रहे हो और ना ही आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी को ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और किसी को कम वोल्टेज दे रहे हैं, और उनमें से एक जो है ना दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, एक अधिक प्रकाश दे रखा है। तो हमने क्या काम किया? वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया, और जब हमने कांस्टेंट मान लिया तो धारा जो हो जाएगी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर किसी बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगी? करंट कम जा रही होगी, और जब करंट कम जा रही होगी तो प्रकाश वो कम दे रहा होगा। तो हमें ऐसा बल्ब देखना है। अब ये कह रहा है कि ए में से एक तार दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो जो प्रकाश ज्यादा दे रहा है तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? कम होगा। और जो प्रकाश, मान लो ध्यान रखेंगे, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट कम, तो क्या हो जाएगा भाई? कम प्रकाश। ऐसे समझो, अगर आपका प्रतिरोध कम तो आपकी करंट कैसी हो जाएगी भाई? ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अधिक प्रकाश। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लेना। देखो क्या कहा है हमसे ये कहा है कि प्रकाश की दीप्ति प्रतिरोध पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? चलो, ये प्रकाश की दीप्ति नहीं, करंट निर्भर करती है, ये गलत हो जाएगा। दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक धीरे जल रहा है, यानी कि एक कम प्रकाश दे रहा है और एक ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान हो, ऐसा नहीं हो सकता। अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। लास्ट में कह रहा है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का, भाई भारी जल का जो काम होता है वो क्या होता है आप लोग बताएंगे। न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, ये नाभिकीय क्रिया को रोकना। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेहतरीन तरीके इसका आंसर, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा हमें आपसे उम्मीद है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना क्या है भाई, न्यूट्रॉन की गति को कम करना या मॉडरेट करना या कंट्रोल करना या नियंत्रित करना किसका काम है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल। भाई भारी जल की जो खोज की थी वो किसने की थी, यूरे ने की थी, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, D2 होता है। तो इसकी खोज पूछ ली जाती है, तो खोज किसने करी थी भाई, खोज ध्यान रखेंगे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, खोज किसने करी थी, किसने करी थी भाई, यूरे ने इसकी खोज करी थी। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। तो 1s1 को बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं, और 1s2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1s3 को बोलते हैं ट्राइटेनियम। तो जो हमारा 1h1 होती है वो सबसे हल्की हाइड्रोजन होती है, और जो 1s2 होती है वो सबसे भारी हाइड्रोजन होती है, और उसी को हम बोल देते हैं भारी जल बोल देते हैं, और उसी की खोज की थी यूरे ने, जिसका सूत्र होता है D2O। तो इसका काम जो होता है, इसका काम क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना भाई, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, इसका क्या होता है भाई, इसका काम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, 32 होती है, 18 होती है, 8 होती है, 2 होती है। आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है भाई, 2n² इसका फॉर्मूला होता है। अगर पूछे आपसे कि कक्षाएं कितनी होती हैं, तो कक्षाएं होती हैं K, L, M और N। और आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके लिए n का मान क्या होता है, 1 होता है, और इसके लिए n का मान 2, और इसके लिए n का मान 3, और इसके लिए n का मान 4। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। जब इसमें 2 रखोगे और n का मान रखोगे 1 और स्क्वायर, और इसमें 2 का मान लिखोगे 2 इंटू n का मान क्या हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर, और इसमें 2n² करोगे तो n का मान 3 और इसका स्क्वायर, और इसमें 2n² करोगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर। तो 2 एक ही का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, क्या समझ गए होगे कि K जो हमारी कक्षा है, जो K हमारी कक्षा है, जो पहली कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, और जो L कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, और जो M कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, और जो N कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 रह सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका सूत्र जो होता है वो 2n² होता है। बहुत बार पूछा गया आपसे रेलवे एग्जाम्स में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, इसका सूत्र बताइए, तो 2n² होता है। और कक्षा कौन कौन सी है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, m में तो आप बताओगे 18, पूछ लेता है n में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, तो आप लोग बताओगे 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तीसरी कक्षा में पूछे हैं तो तीसरी कक्षा है हमारी m, और m में कितने हो जाएंगे भाई 18, m में कितने हो जाएंगे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 का आंसर दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका राइट आंसर होगा। काफी लोग आंसर दे रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। देखो क्या कहा है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल के किस प्रकार संबंधित होता है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या बताया भाई, कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल,
भाई माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम के आप सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाह रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जो कि फिक्स है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दी होनी चाहिए। तो दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो अनुपात के लिए क्या साइन आता है भाई, भाग का साइन आता है। तो क्या प्लस का सही होगा, देखते ही आप काटो, गुणा का सही होगा, नहीं होगा, क्या माइनस होगा, नहीं होगा, ये हो सकता है। तो देखो अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। तो 13वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझो, देखो अच्छे से क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। अगर आप इस थ्योरी को, इसकी थ्योरी पर समझना चाहते हो तो जाकर जो मैंने लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया है यूट्यूब पर कम से कम 14 क्लासों में बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अपवर्तनांक वाली वीडियो देखो जाके, तो वहां पे अच्छे से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझाया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सोडियम धातु का अयस्क है अर्जेंटाइट या चिली सॉल्टपीटर या कैलामीन या हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर देखो चांदी का नाम आ रहा है तो ये चांदी का हो गया, कैलामीन ये जिंक का होता है, कैलामीन किसका होता है भाई, और अर्जेंटाइट आप लोग बताओगे मुझे कि भाई ये अर्जेंटाइट जो होता है ये किसका अयस्क है, ये आप लोग बताएंगे। और चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क है भाई, ये इसे चिली सॉल्टपीटर बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या चिली सॉल्टपीटर। तो ये सोडियम का अयस्क है, कैलामीन जिंक का, ZnCO3 किसका है भाई, ये है हमारा जिंक का। और आप लोग ध्यान रखते हैं ये किसका हो जाएगा भाई, ये चांदी का हो जाएगा। देखो सोडियम के अयस्क हैं, सोडियम के अयस्क ये मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, ध्यान रखेंगे सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 में ध्यान रखेंगे, नंबर 1 में होता है साधारण नमक। क्या होता है भाई, साधारण नमक, इसे बोलते हैं रॉक सोल्ट। क्या बोलते हैं भाई, रॉक सोल्ट, और इसका सूत्र होता है NaCl। नंबर दूसरा होता है चिली सॉल्टपीटर। क्या होता है भाई, इसको चिली सॉल्टपीटर, चिली सॉल्टपीटर, ये इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होता है, NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट या चिली सॉल्टपीटर। तीसरा होता है सोडा एस, क्या बोलते हैं इसको, सोडा एस, और इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस। और चौथा होता है बोरेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स सोडियम का अयस्क है, इसको हम बोल देते हैं सुहागा। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लेता है Na2B4O7 × 10H2O, कभी कभी इसका सूत्र पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। तो सोडियम के अयस्क है हमारे कितने भाई, 4 लिखवाए हैं, चारों के चारों आप ध्यान रखोगे। सोडियम का अयस्क है साधारण नमक, चिली सॉल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स यानी कि सुहागा, Na2B4 × 10H2O। ध्यान रखेंगे सोडियम का है, सोडियम की जो संयोजकता होती है ये ध्यान रखेंगे, ये क्षारीय धातु है। कैसी है, सोडियम क्षारीय धातु है, और इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता होती है 1 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। क्या होता है भाई, 2,8,1। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। इसका संकेत क्या होता है, Na होता है। ध्यान रखेंगे Na24 इसका एक समस्थानिक है, Na24 इसका एक समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब यह है, इसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के रक्त का थक्का, अभी बताया मैंने, रक्त का थक्का पता लगाने के लिए सोडियम का एकमात्र समस्थानिक जिसका हम प्रयोग करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं भाई, किसमें प्रयोग करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए। इसे लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया मैंने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, हमसे कि चूहे मार दवा निम्नलिखित में से कौन सी है, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड। तो ये जो ध्यान रखेंगे, जिंक क्लोराइड बताइए, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड। तो देखो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3, और इसको हम बोलते हैं कैलामीन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कैलामीन। और ये क्या है, ये मुख्य अयस्क है, ये जिंक का मुख्य अयस्क है। और इसका प्रयोग जो होता है ये चर्म रोगों के, क्या है भाई, चर्म रोगों के मल्लम बनाने में, तो चर्म रोगों के मल्लम बनाने में कैलामीन का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र है
है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, और ये इसका जिंक का मुख्य अयस्क है। बात करते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, लिखा हुआ ये इसका नाम, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिंक क्लोराइड, इसका प्रयोग करते हैं लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका प्रयोग करते हैं, नंबर ध्यान रखेंगे, कृत्रिम दांत बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में। नंबर 2 ध्यान रखेंगे, क्रीम बनाने में, तो क्रीम बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जिंक फास्फाइड ZnP, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं हम चूहे मार दवा में, किसमें भाई, चूहे मार दवा, तो चूहे मार दवा में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड का हम प्रयोग करते हैं। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, जिंक फास्फाइड चूहे मार दवा। तो ध्यान रखेंगे, जिंक कार्बोनेट कैलामीन मुख्य अयस्क है चर्म रोगों के इलाज में, जिंक क्लोराइड लकड़ी से दीमक बचाने के लिए, जिंक ऑक्साइड कृत्रिम दांत बनाने में या क्रीम बनाने में, और जिंक फास्फाइड सबसे इंपॉर्टेंट है ZnP, इसका क्या होता है, सूत्र होता है, और चूहे मार दवा में। कभी कभी पूछ लेता है कि सफेद फास्फोरस का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो सफेद फास्फोरस जो होता है यह भी इसमें सहायक होता है चूहे मार दवा में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे यह कहता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अभी आपको बताया मैंने कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम किस में करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए। और सिल्वर सल्फाइड Ag2S, इससे क्या होता है, Ag2S, तो चांदी पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, अभी बताया है, ध्यान रखेंगे। इसका करते हैं फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर नाइट्रेट ध्यान रखेंगे, दर्पण पॉलिश, किसमें भाई, दर्पण पॉलिश। नंबर 2 ध्यान रखेंगे, मतदान स्याही, किसमें भाई, मतदान स्याही। इसी को क्या है भाई, इसी को हम बोलते हैं लूनार कास्टिक, क्या बोलते हैं भाई, लूनार कास्टिक। इसी को क्या है भाई, रंगहीन बोतलों में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में के तेल में, और जो फास्फोरस होता है उसको किस में रखते हैं, जल में डुबा के रखते हैं। वैसे ही हमसे क्या पूछता है कि AgNO3 यानी कि लूनार कास्टिक, इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ये खुला छोड़ दें तो अपघटित हो जाता है। आप वोट डालने जाते हो, आपकी फिंगर पर निशान लगाया जाता है, कुछ दिनों बाद क्या है, वो अपघटित हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि AgNO3 जो है, जिसे हम लूनार कास्टिक बोलते हैं, अगर हम खुला छोड़ दें तो ये वायु की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। इसीलिए इसको क्या रखते हैं, हम रंगीन बोतलों में रखते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफार्म CHCl3, तो इसका प्रयोग ऑपरेशन के टाइम में निश्चेतक के रूप में करते हैं, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, रंगीन बोतलों में दबाकर रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी 16 का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे ये कहता है कि मिनी माता रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो कैडमियम के कारण क्या होता है भाई, ध्यान रखेंगे, कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई, क्या होता है भाई, इटाई। और आर्सेनिक के कारण क्या होता है, ब्लैक फुट रोग किसमें होता है, आर्सेनिक के कारण। एक होता है आयोडीन के कारण होता है घेंगा रोग, क्या होता है भाई, घेंगा रोग। और तांबे के कारण क्या होता है भाई, बिल्सन रोग। एक होता है डर्मीटाइटिस जो होता है ये निकिल के कारण होता है, ध्यान रखेंगे, डर्मीटाइटिस निकिल के कारण, और इटाई कैडमियम के कारण, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग, और आयोडीन के कारण घेंगा रोग, और तांबे के कमी के कारण बिल्सन रोग होता है। तांबे की कमी के कारण कौन सा होता है, बिल्सन रोग होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है कि जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा 20%, 25%, 75% या 0%। 0% का मतलब यह है एक भी नहीं। तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, कुछ लोगों के नाम होते हैं जैसे अंधा कह देते हैं किसी को, तो भाई क्या कहते हैं भाई, कहते हैं बोरा, कुछ नाम जैसे कल्लू नाम रख देते हैं किसी के, तो होता तो वो गोरा है लेकिन नाम उसका रख दिया कल्लू सिंह, तो वो कल्लू क्या काला हो गया। किसी का नाम मोटू रख देते हैं, छोटू रख देते हैं, तो प्यार से छोटू बोल देते हैं, तो क्या वो छोटू ही थोड़ी ना होता है, वो लंबाई में इतना बड़ा, लेकिन उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, छोटू। किसी को बोलते हैं धनीराम, है वो
रियलिटी में बहुत गरीब, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया भाई, धनी राम। बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो क्या रियलिटी में वो उनके अंदर गुण ऐसे होते नहीं है, लेकिन उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो वैसे ही क्या है, ये जर्मन सिल्वर है। क्या है भाई, जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर क्या है, इसमें क्या होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। जैसे सिल्वर आ गया तो आप सोच रहे हो इसमें सिल्वर होगी, तो इसमें क्या होती है, चांदी नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर किन चीजों का, ये एक मिश्र धातु है, और ये किन से मिलकर बनी होती है, कॉपर और ये जिंक से और निकिल से। ये पूछ लेता है ये किसका मिश्रण है, तो कॉपर, जिंक और निकिल, किसका भाई, कॉपर और जिंक और निकिल का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें चांदी क्या है, 0% होती है। इसका मतलब ये हुआ चांदी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि सूर्य के 2 मिनट पहले व सूर्य के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन का तो ये हो गया भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का मुड़ना। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, धुएं एवं कोहरे का रंग हमें कैसा दिखाई देता है भाई, सफेद दिखाई देता है, खतरे के निशान हमें लाल दिखाई देते हैं। तो ये सब किस कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो किस पर निर्भर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है, आपको मान लीजिए मछली है, पानी में तैर रही है, आपको मछली क्या है, तल से ऊपर तैरती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो रियलिटी में गहरी होती है। आप गिलास ले लीजिए और गिलास में क्या कर लीजिए, पेन डाल दीजिए और उसमें पानी है, तो पेन जैसे ही गिलास में पानी से भरे गिलास में आप पेन डालोगे तो क्या है, आपको पेन मुड़ा हुआ दिखाई देगा, कटा हुआ दिखाई देगा। आप नींबू डाल दीजिए कांच के गिलास में पानी से भरा, तो नींबुओं का आकार आपको मोटा सा दिखाई देगा। बाल्टी में जो पानी से भरी बाल्टी का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कांच के गिलास में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। और ये कैसे उदाहरण होते हैं, ये आभासी उदाहरण होते हैं, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। भाई आप कांच के गिलास में पानी से भरा हुआ, उसमें आप पेंसिल डालोगे तो वो टेढ़ी दिखाई देगी, क्या रियलिटी में वो कांच के गिलास में डालते ही टेढ़ी हो जाती है, नहीं होती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, आभासी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य उगने और छिपने से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, और सूरज का जो लाल रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसका भाई, सूर्य का लाल रंग, सूर्य का लाल रंग किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। इस वीडियो के माध्यम से और इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे शरीर की हड्डियां बताऊंगा आप लोगों को। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है, कान में सबसे छोटी पाई जाती है, स्टेपीज। पैरों में, बिल्कुल सही बात है, जांग में। तो जांग हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी होती है भाई, फीमर होती है। कान में कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, स्टेपीज। तो ध्यान रखेंगे, हाथ में हमारी कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, हाथ में। तो हाथ में और पैर में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाथ में हड्डी कौन कौन सी होती है, एक होती है स्कैपुला, ध्यान रखेंगे, क्लेविकल, क्लेविकल, एक होती है स्कैपुला, गलत लिख रहे हैं, स्कैपुला। एक ध्यान रखेंगे, रेडियस, एक ध्यान रखेंगे, ह्यूमरस, एक होती है अल्ना, क्या होती है भाई, अल्ना। एक और होती है कार्पल्स, क्या होती है, कार्पल्स। एक होती है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो ध्यान रखेंगे, क्लैपिकल और स्कैपुला ये होती है हमारी, इनको बोलते हैं अंशमेखला। ह्यूमरस ये होती है, रेडियस और अल्ना ये होती है, और ये जो होती है हमारी, ये कार्पल्स होती है, और ये होती है हमारी
मेटाकार्पल्स होती हैं, और हड्डियों की होती हैं, इसे बोलते हैं, हड्डियों को बोलते हैं फैलेंजस। क्या बोलते हैं? PHALANGES। तो फैलेंजस, उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजस, हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स, और गट्टे की हड्डियों को कार्पल्स, और ये वाली हड्डी को बोलते हैं अल्ना, और इस वाली को बोलते हैं रेडियस, और इसे बोलते हैं ह्यूमरस। तो ये हमारी क्या हो गई? हाथ की हड्डी हो गई। पूछ लेता है कभी कभी कि हड्डियों का अध्ययन, क्या पूछ लेता है भाई? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ध्यान रखेंगे। और हड्डियों के रोग का अध्ययन अगर पूछ लेगा, हड्डियों के रोग का अध्ययन, तो ध्यान रखेंगे ऑर्थोलॉजी। क्या है भाई? ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी हड्डियों के रोग का अध्ययन, जैसे कि मान लीजिए ऑस्टोपोरोसिस हो गया, ऑस्टोमलेशिया हो गया, बाउलेक्स हो गया, सूखा रोग हो गया, इनका जब हम पता लगाते हैं तो हड्डियों की जांच की जाती है। तो हड्डियों के रोग की जांच करेंगे तो ऑर्थोलॉजी, और हड्डियों का अध्ययन करेंगे कि ये किस जानवर, किस व्यक्ति की हड्डी है, तो वो कहलाया जाएगा ऑस्टियोलॉजी कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं पैर की हड्डी। एक होती है कोएक्सियल बोन, उसके नीचे आती है फीमर। क्या आती है? फीमर। जिसे ये फीमर कहाँ होती है भाई? ये होती है जांघ में होती है। उसके बाद आती है घुटने की हड्डी, जिसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। एक होती है टिबिया। क्या होती है भाई? टिबिया हड्डी नीचे होती है, टिबिया हो गई, पटेला हो गई। एक होगी टॉर्सेल। क्या होगी? टॉर्सेल। एक होती है मेटाटॉर्सेल, टॉर्सेल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे मजबूत हड्डी पूछ लेता है कभी कभी, जबड़े की मैंडिबल हड्डी होती है, हड्डी होती है। तो कान में 3 होती है, कान में 3 होती है, तो कान में कितनी हो गई? 6 हो गई। खोपड़ी की हड्डी कितनी होती है? 29 होती है। और ये होती है हाथ की हड्डी, कितनी होती है? 62 दूनी। एक हाथ में हड्डी क्या होती है? 62 होती है, तो 62 दूनी 64 हो जाएंगी। अगर आपसे पूछता है पैर में, तो पैर में होती है, एक पैर में होती है 61, तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 62 हो जाएंगी। तो गाइस आज की हम वीडियो यही रखते हैं। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसी तरीके से देखते रहेंगे, डेली सुबह 8 बजे 20 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।